हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लोड फ्लो एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। एक इकोनॉमिक लोड डिस्पैच वाला टॉपिक बचा हुआ जो कि नया एडिट हुआ है। ठीक है, आपने एक लोड फ्लो एनालिसिस जब मैंने स्टार्ट किया था तब पहला लेक्चर जो था वो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा का पूरा आपको बताया था पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल के बारे में, PSOC के बारे में। ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल के बारे में। सब लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा हो तो वापस, अगर भूल गए हो तो वापस जाके लोड फ्लो का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने PSOC के बारे में बताया था, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक होता है कि पावर सिस्टम को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और दूसरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी सारी चीजें मैंने डिटेल वहां पे बताई थी कि टेक्निकल का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल का मतलब क्या है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने लोड फ्लो एनालिसिस में पढ़े हैं सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स कौन से हो गए, अब तो आप जानते हो कि क्या है। पूरे सारे लोड फ्लो में जितनी भी मेथड्स पढ़ी हम लोगों ने, सब कुछ पढ़ा। हमारा पूरा फोकस था कि एक्टिव पावर कब फ्लो हो रहा है और रिएक्टिव पावर कब फ्लो हो रहा है। एक्टिव पावर डिपेंड ऑन द लोड एंगल और रिएक्टिव पावर डिपेंड ऑन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड। यही सब कुछ हम लोगों ने देखा। उसमें सारे के सारे इटरेटिव मेथड्स भी ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ देखा। तो सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखा। अब मैंने बताया था कि यहां पर जो सेकेंड सेगमेंट है दैट इज ऑप्टिमम लोड शेड्यूलिंग, ऑप्टिमल लोड शेड्यूलिंग। ठीक है, या पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में 4-5 अलग अलग तरह की टेक्निक मैंने बताई थी, जिसमें एक ही हमें पढ़ना है, दैट इज इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ELD शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को, ELD। ये क्या देगा हमें, ये इकोनॉमी के बारे में बताएगा, मतलब कि किस जनरेटर से या जैसे हम लोग लोड साइड में है, अगर हम लोग है ना लोड साइड पे है, तो कौन सा जनरेटर हमें कम पैसों में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, पावर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि 1 यूनिट के लिए हमें कम कॉस्ट किससे देना पड़ रही है, किसे देना पड़ रही है। और जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि एक यूनिट के लिए हमें कितना जनरेट करना पड़ रहा है, कितना हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक यूनिट का जो प्राइस है, एक यूनिट जनरेट करने के लिए कितना प्राइस हमें लगेगा, वो जनरेटिंग पॉइंट से देखते हैं। और लोड पॉइंट से क्या देखते हैं हम लोग कि एक यूनिट का हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए जितना भी लोड है, क्योंकि देखिए किसी भी एक लोड पे कोई एक जनरेटर नहीं कनेक्टेड होता, बहुत सारे सेवरल्स ऑफ जनरेटर कनेक्टेड होते हैं। ये ऑलरेडी मैं एग्जांपल बता चुका हूं, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूं। ठीक है, देखा था ना, मैंने बताया था आपको कि एक लोड लगा हुआ, उससे 4 जनरेटर कनेक्टेड है, और किलोमीटर्स में भी बताया था मैंने। तो वहां पे ट्रांसमिशन लॉसेस किलोमीटर्स के हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि टेक्निकल और इकोनॉमिकल किससे हमें पड़ेगा। तो जो ज्यादा नजदीक होगा उससे हम लोग पहले लेंगे, है ना। तो जिस जनरेटर से हमें कम पैसे में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हम उस जनरेटर से ज्यादा एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग किस में देखेंगे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जितना भी पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के अंदर पढ़ेंगे। 1 बाय 1 सारी चीज समझाएंगे। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा कंट्रोल प्रॉब्लम। क्या होता है? कंट्रोल प्रॉब्लम। और कौन सा होता है कंट्रोल प्रॉब्लम में? कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड कंट्रोल ऑफ पावर। तो कंट्रोल ऑफ वोल्टेज के बारे में काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वोल्टेज कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। कंट्रोल ऑफ पावर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं दे दूंगा हिंट के क्या है क्या नहीं है। बाकी गेट में कंट्रोल ऑफ पावर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन कंट्रोल ऑफ वोल्टेज पे आते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल ऑफ पावर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आपको बता दूंगा मैं क्या होता है, छोटे छोटी चीजें, एक आध क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अल्टीमेटली अब हमें पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। क्योंकि ये जो टॉपिक है 2016 के पहले था, मतलब अप टू 2015 ये सिलेबस का हिस्सा था। देन 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 साल ये गायब था सिलेबस से, है ना। लास्ट 15 में क्वेश्चन आए हुए, फिर 4 साल सिलेबस में नहीं था, बट 21 में ये वापस से सिलेबस में आ चुका है, इसकी वापस वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। और देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अलग से सिलेबस में इसको ऐड ऑन किया है, तो इस साल यहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती भी है, ऐसा मान सकते हैं। बट अल्टीमेटली गेट के एग्जाम वाले दिन क्या होगा क्या पता, है ना। वैसे तो हमारे इंडक्शन मशीन में भी नो लोड और ब्लॉक रोटेट टेस्ट बाद में ऐड हुए 2016 के बाद। तो बहुत सारे नए टॉपिक 16 में ऐड हुए थे, उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे कई बार, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जो नया ऐड हुआ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से क्वेश्चन आएगा, पता चले वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया। बट हमें रेडी तो रहना पड़ेगा, सिलेबस में है
तो रेडी रहेंगे। और ये सबसे इजी पोर्शन है। अगर आपको पूरा पावर सिस्टम नहीं भी आता ना, बिना पावर सिस्टम को भी समझे, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अगर इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो भी आप इसके न्यूमेरिकल कर ले जाओगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में ना ही हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जाना है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं, सीधी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल होते हैं इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना है, और वो सॉल्यूशन करने के लिए भी 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा। इस टॉपिक के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा। एंड कॉमन सेंस के बारे में एक ही लाइन बोलता हूं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना, बहुत ही बड़ी चीज है कॉमन सेंस। तो जो कॉमन सेंस से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वो कॉमन सेंस कैसे बिल्डअप करना वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कॉमन सेंस है, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी नहीं कर रही, हाँ साहब हमें ईएलडी पढ़ाइए, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पढ़ाइए, सर ने बोला बिना पावर सिस्टम के पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। पावर सिस्टम के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी हम लोग उस कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं जो पावर सिस्टम के लिए जरूरी है, कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, अब पता चले आप बहुत सारे बच्चे एक्टिव पावर भी नहीं जानते और बोलेंगे सर इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के क्वेश्चन करा दीजिए हमें, तो वैसा नहीं होगा, है ना, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसमें जो भी कॉमन सेंस होगा, घबराइए मत, वो मैं बिल्डअप करवाऊंगा आपको, है ना। अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, टॉपिक जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जब तक सारी जिम्मेदारी मुझ पे, एक बार पढ़ा दिया फिर जिम्मेदारी तुम्हारे पे है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि सारी नॉलेज, सारी टेक्निक, सारा प्रोसीजर सब कुछ बता चुका हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईएलडी में भी घबराने की जरूरत नहीं, जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी बुक्स वगैरह से ये टॉपिक देखोगे ना तो बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट दिखता है, बट होता नहीं, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बनेंगे आपको, ठीक है। तो 1 बाय 1 बहुत अच्छे से इसको डील करेंगे ईएलडी को। चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। लोड फ्लो पता है हमें इसका सेकंड, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं असल में, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पढ़ेंगे। ये असल में एक मेथड है ऑप्टिमल लोड शेड्यूलिंग की। ऑप्टिमल लोड शेड्यूलिंग का एक पर्टिकुलर मेथड है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ऐसे सिक्योरिटी और ये 4-5 मेथड और होती है, जो कि मैंने लोड फ्लो के फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कराई थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, जब भी मैं कोई डिफिकल्ट टॉपिक या ऐसी चीज जो आसानी समझ में नहीं आती, उसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूं, ठीक है। जिस नेटवर्क में मैंने ट्रांजिएंट पढ़ाते टाइम पे एक स्टोरी बताई थी। तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच टफ नहीं है, बट थोड़ा सा अलग, मतलब क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल पावर सिस्टम से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग सोचना। इजी है पर थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, ठीक है। उस स्टोरी को कनेक्ट करूंगा पावर सिस्टम से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप ये जो है, ये जो मैंने बनाया ये आप है ना। आप अपनी गेट की तैयारी करना चाहते हैं। किसकी तैयारी करना चाहते हैं आप? अपनी गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लें जिसको आप खुद अपने आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, आपने क्या किया कि गेट की तैयारी स्टार्ट करने का सोचा, और आपके पास टाइम कितना है? टाइम कितना है आपके पास? यहां से लगा के जिस स्टेज पे आप खड़े, वहां से लगा के आपके पास टाइम है 12 मंथ का टाइम है। 12 मंथ का टाइम है, ठीक है। 12 मंथ का टाइम है, और आपके पास 12 मंथ में कितने 365 डेज होंगे, और 1 डे में कितना होगा आपके पास? 1 डे में कितना अवेलेबल है आपके पास? 24 आवर्स अवेलेबल है। 24 आवर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो आपने तैयारी करने के बारे में सोचा कि चलिए अब मैं गेट की तैयारी करूंगा, मेरे पास समय कितना है? 12 मंथ है। तो आपका जो पहला पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को, जो पहला पॉइंट है टारगेट। आपका जो टारगेट है वो क्या रहेगा, है ना। टारगेट की बात करते हैं, आपके टारगेट क्या रहेगा आपका? देखिए, टारगेट ये रहेगा कि आप क्या कोशिश करेंगे इन 12 महीने में कम से कम टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे आप? क्या कोशिश करेंगे? लेस वेस्टेज ऑफ टाइम, जो वेस्टेज ऑफ टाइम, लेस वेस्ट ऑफ टाइम, लेस वेस्ट ऑफ टाइम। और क्या कोशिश करेंगे? मोर स्टडी। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि आप क्या कोशिश करेंगे? आप कोशिश करेंगे आपका जो टारगेट है गेट एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेस वेस्ट ऑफ टाइम, इसको मिनिमम, जो टाइम वेस्टिंग है उसको मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी पढ़ाई है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज। ऐसे ही करेंगे नॉर्मल, है ना। कोई भी चीज हुई, कोई भी मार्केट से अगर एक पेहनी खरीदना हो हमें, तो हम क्या कोशिश करेंगे? खरीदने से पहले जब घर में रहेंगे, घर से निकलते टाइम पे हमारे मन में मान लीजिए टेलीविजन ही खरीदना है, तो हमारा कोशिश रहेगा
कि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में बहुत अच्छे से अच्छी चीज लेके आए, यही हमारा टारगेट रहेगा ना, है ना? ऐसा ही सोचेंगे। तो अभी आप एग्जाम को लेके चलिए, तो आप क्या सोच रहे हैं? लेस वेस्ट ऑफ टाइम, मिनिमम टाइम वेस्ट करना है हमें और मैक्सिमम स्टडी करना है। यह आइडियल सिचुएशन है। अब क्या मुझे एक चीज बताइए, सेकंड पॉइंट पर अगर मैं डिस्कस करूं, सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करूं, तो क्या मैक्सिमम मोर स्टडी या मैक्सिमम स्टडी का मतलब क्या ये है कि आप 12 के 12 महीने लगातार पढ़ाई करते रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर यूं कहें कि इस एक दिन के जो 24 घंटे, 24 के 24 घंटे आप पढ़ाई करें? तो आइडियल सिचुएशन तो क्या रहेगा? मैक्सिमम स्टडी का आइडियल सिचुएशन अगर देखें तो क्या है कि आप 24 के 24 घंटे पढ़ते रहे, और 24 घंटे पढ़ने के साथ साथ ये भी बोल सकते हैं 12 के 12 महीने पढ़ते रहे, है ना? बट ये क्या है? हमारी आइडियल सिचुएशन। प्रैक्टिकल सिचुएशन है क्या? नहीं है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आते हैं। किस पे आते हैं हम लोग? प्रैक्टिकल सिचुएशन पे। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि आपने जो तैयारी करने का सोचा है ना? तो आपने तैयारी करने का सोचा, आप यहाँ खड़े हैं और आपके पास, अगर मैं एक दिन की बात करूं, सिर्फ एक दिन को एनालाइज करूं अगर, तो जो वन डे है आपके पास, मतलब कि 24 आवर्स, इसमें आप देखा जाए तो इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना? कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कुछ भी करके, मतलब 7-8 घंटे तो सोना ही पड़ेगा ना। हाँ, 1-2 दिन आप हो सकता है कि 2-2 घंटे जग के पढ़ाई कर लो, बट अगले दिन फिर बराबर कर दोगे आप। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे पर डे आपको सोना तो पड़ेगा 24 घंटे में। और आप 2 से 3 घंटे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब में, और अदर जितने भी कार्य, नित्य कार्य आपके, वो सब करोगे तो आप 3 घंटे तो लगेंगे कम से कम। तो 3 आवर्स इधर का मान लीजिए। और जो दूसरे वर्क है हमारे, लाइक आप कुछ दूसरा वर्क कर रहे होंगे, उसके लिए 1-2 घंटे आप ऐसे कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आइडियली ये घंटे छोड़ दे तो बाकी सब में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ दूसरे काम भी होते हैं। आपके फादर ने बोला कि बेटा वहां से अखबार ला दो, या वहां से कुछ लेके आ जाओ, घर पर मम्मी ने बोला वहां सब्जी लेके आ जाओ, तो मना थोड़ी करोगे, थोड़ा बहुत। और खुद रूम से रह रहे हो अगर, तो रूम का भी थोड़ा बहुत काम होता होगा, है ना? तो अगर इनको सबको मिला ले, तो ये 2-3 घंटे और हम लोग मिला लें, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑन एन एवरेज ये सारा चीज हटा दें तो आपके पास बचता है 10 से 12 घंटे। और यूं कहें कि 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई को दे पाओगे। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की। मैंने आइडियली क्या सोचा था? आइडियली सोचा था कि आइडियली क्या था? मोर स्टडी मतलब मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूं, मतलब कि थॉट लेवल बनाऊं, तो मैं 24 के 24 घंटे पढ़ते रहूं, है ना? जैसे बोलते ना कि दिन रात एक कर दो पढ़ाई में। यह आइडियल सिचुएशन है। क्या दिन और रात दोनों एक साथ कर देंगे? 24 घंटे पढ़ते रहेंगे तो क्या पागल हो जाएंगे? गेट तक तो जा ही नहीं पाएंगे, उसके पहले डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी हमें। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि 24 घंटे में से ये तो जरूरी काम है ही है, आपको करना ही करना है, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अगर ये सो गई नहीं तो एग्जाम क्या खाक लिखोगे, है ना? तो ये तो, इससे तो गुजरना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमने सोचा कुछ और था, बट प्रैक्टिकली हम लोग प्रैक्टिकल करने, मतलब प्रैक्टिकल धरातल पे उतारने गए, इसको मैक्सिमम मोर स्टडी को उतारने गए, तो 24 घंटे में से हम सिर्फ और सिर्फ कितना कर पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अचीव 8 से 10 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये तो मैंने 24 घंटे का डिवीजन किया। अगर मैं 12 मंथ का डिवीजन करूं तो इस बीच में दिवाली आएगी, होली आएगी, रक्षाबंधन आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल होंगे आपके, या अगर सेमेस्टर गोइंग है तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम भी होंगे, तो बहुत सारा टाइम आपका बीच बीच में से जाता रहेगा। अब समझिए टेक्निकल भाषा में इनको बोलते क्या है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव। टारगेट, या फिर क्या बोले इसको? ऑब्जेक्टिव बोले। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा गेट की तैयारी करते टाइम पे? कि कम से कम हमें टाइम वेस्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा आवर्स में मुझे मैक्सिमाइज, हमारी जो स्टडी उसको मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट नंबर का। बट सेकंड नंबर का था प्रैक्टिकली अगर देखें हम लोग, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ आवर्स हमें नेसेसरली देने ही पड़ेंगे, चाहे वो हमारा मैक्सिमाइज स्टडी करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, बट इनके बिना हमारा टारगेट पूरा नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता। तो इनको बोलते हम लोग पावर सिस्टम की लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। याद रखिएगा इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, धीरे 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 चीजें समझ में आने लगेगी, डाइजेस्ट करने लगोगे।
तो अल्टीमेटली एक मैंने एग्जांपल दिया है, जिस एग्जांपल में हमें कुछ मिनिमम करना, कुछ मैक्सिमाइज करना है, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए थ्योरेटिकली हो सकता है कि 24 के 24 घंटे पढ़ो, जो आपने सोचा वो थ्योरेटिकल करो, बट प्रैक्टिकल ये बात है कि जो हम सोचते हैं उसमें कुछ ना कुछ नेसेसरी पार्ट होंगे, तभी हम लोग हमारा गोल अचीव कर पाएंगे। तो वो सारे के सारे क्या रहेंगे, कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। गेट की तैयारी करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, कम से कम टाइम वेस्ट करना है, बट ये काम तभी हो सकता है जब आप 7 से 8 घंटे डेली सोओगे भी, तब जब 3 टाइम का मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों करोगे तभी पॉसिबल है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कैसे काम चलेगा। आई बात समझ में? बिना नींद के क्या आप गेट की तैयारी कर पाओगे 12 महीने की? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है, ये क्या असल में लॉस बोल दे क्या इसको हम लोग? इनको क्या लॉस बोल दे क्या? नहीं, ये तो पार्ट है हमारा, इनके बिना काम नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो ये तो हमें करना ही करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारी वो सारी जरूरत वाली चीजें जिनके बिना काम नहीं चल सकता, उन सबको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट बोलेंगे। हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी हमारे सेक्रीफाइसेस हैं या जो भी बोले उसको, वो सारे के सारे क्या है, कंस्ट्रेंट्स है। अब सेम इन दोनों को जब मिला देते हम लोग, ऑब्जेक्टिव प्लस कंस्ट्रेंट, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। क्या बोल देंगे इन दोनों को, ऑप्टिमाइजेशन। दोनों को प्लस करके मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग गेट की जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं विथ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि टारगेट है हमारा और ये सारी चीज लगाएंगे, कंस्ट्रेंट लगाएंगे, देन हम लोग हमारे टारगेट तक पहुंच पाएंगे। समझ में आया? इसी को मैं पावर सिस्टम में उतारता हूं, इसी एग्जांपल को पावर सिस्टम में बात करते हैं। पावर सिस्टम में क्या होगा, एक जनरेटर है, लेट अस सपोज एक जनरेटर है हमारा, ठीक है, और इस जनरेटर से फिर एक ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, और यहां पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज अवर लोड। अब देखिए जनरेटर का टारगेट क्या होगा, जनरेटर का टारगेट होगा ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करना एट ए लो कॉस्ट। क्या करना है आपको, मैक्सिमम, मतलब कि पावर जो जनरेशन पीजी क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, और साथ में जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन वो क्या हो आपका, कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या हो, मिनिमम हो। क्या हो वो, मिनिमम। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्या है अब हमारा, ठीक है। जैसे गेट के एग्जाम में जो है मिनिमम क्या था, वेस्ट ऑफ टाइम और मैक्सिमम स्टडी। यहां पे क्या है, जनरेशन का टारगेट क्या है, जनरेशन का टारगेट है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करना, बट साथ में कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या हो, कम से कम हो, है ना, एट एनी कॉस्ट नहीं, कम से कम। मतलब जो पैसा लगे 1 मेगावाट या 1 यूनिट ऑफ पावर जनरेट करने के लिए जो पैसा लगे वो कम से कम लगना चाहिए। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अब समझिए कि यहां पर ये हमारा डिमांड है, लोड डिमांड है, इसको मैं पीडी बोल देता हूं, एक्टिव पावर में ही बात करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। और ये हमारा पीजी है, पीजी। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी डिमांड होगी उतने पावर जनरेट होगा? ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस भी होंगे, तो ये है हमारा ट्रांसमिशन लॉस। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि पावर जनरेशन इस तरीके से हो कि वो हमारी लोड डिमांड, ये जो डिमांड है प्लस ट्रांसमिशन लॉस दोनों को मेंटेन कर पाए, दोनों को के बराबर मेंटेन कर पाए। क्योंकि बिना ट्रांसमिशन के पावर यहां पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। जैसे बिना 7-8 घंटे सोए हम लोग क्या टारगेट तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो बिना ट्रांसमिशन के यहां पहुंच पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए मीडियम लगेगा, और मीडियम है मतलब कि लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और किसी न किसी मटेरियल का बना है, मतलब रो L/A, मतलब रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि ट्रांसमिशन लॉसेस है, I²R लॉसेस है। समझ में आया? और ये डिमांड है, तो जनरेट कितना करना पड़ेगा हमें, डिमांड प्लस ट्रांसमिशन लॉस दोनों कवर हो जाए उतना हमें जनरेट करना पड़ेगा। और साथ में ये तो एक पॉइंट हो गया, साथ में जो जनरेशन है ये ऐसा नहीं कि हम अपनी मन मुताबिक जितना चाहें उतना जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन आपको मैंने बेसिक्स में ऑलरेडी पढ़ा दी है कि कोई भी एक्टिव पावर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है, ठीक है।
कोई भी एक्टिव पावर जो भी जनरेटर से जनरेट होगा वो मिनिमम या मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम या मैक्सिमम से कम होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए। क्यों ऐसा? ये ऑलरेडी मैं बेसिक्स में पढ़ा चुका हूं कि अगर एक्टिव पावर कम जनरेट होगा, मिनिमम से भी कम हो जाएगा, मतलब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और मैक्सिमम से ज्यादा पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा वो पूरा पूरा हीटिंग इफेक्ट वगैरह मैंने आपको बताया ना, बेसिक्स में बताया था। एक्टिव पावर मैक्सिमम से ज्यादा हो जाता है क्या होता है, ठीक है, जनरेट। अगर हम लोग इसमें थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो वहां पर अगर एक रेंज से ज्यादा अगर हमारा एक्टिव पावर हो गया तो थर्मल पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, और एक लेवल से ज्यादा हो गया इसका मतलब बॉयलर ब्लास्ट हो सकता है। सारी चीजें मैं बेसिक्स में पढ़ा चुका हूं, एक्टिव पावर के बारे में पढ़ा चुका हूं, रिएक्टिव पावर के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर की बात करी है ना, और हमें पूरे हमारे जो गेट के सिलेबस में ईएलडी में पूरा पूरा हमें एक्टिव पावर पे ही फोकस करना है। अदरवाइज ये दो जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे दो चीजें हैं ये थे हमारे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आई बात समझ में कि पावर हमें जनरेट करना है ज्यादा से ज्यादा, और कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, और इस तरीके से जनरेट करना है कि वो डिमांड प्लस लॉसेस दोनों को मीट कर पाए, और साथ में जो पीजी है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बराबर होना, मतलब बराबर मतलब इस रेंज में होना चाहिए। तो दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स, इनको ध्यान में भी रखना है और इनको भी ध्यान में रखना है। इस तरीके से ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है? हमारा कंस्ट्रेंट्स। ये क्या है? कंस्ट्रेंट। अभी हो सकता, देखिए कंस्ट्रेंट एक्टिव पावर में नहीं होता, रिएक्टिव पावर में भी हो सकता है, लोड एंगल में भी हो सकता है। आपको बताया था ना मैंने, रिएक्टिव पावर अगर मैं देखूं क्यू मिनिमम क्यू मैक्सिमम, लोड एंगल अगर देखें तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा डेल मिनिमम और डेल मैक्सिमम के बराबर है ना। ये भी कंस्टेंट ही है, सारे के सारे कंस्टेंट है। बट अभी हमें इकोनॉमिक लोड डिस्पेच में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर से लेना देना है, ज्यादा रिएक्टिव पावर और लोड एंगल, क्योंकि देखिए लोड एंगल और रिएक्टिव पावर क्या है, ये किससे जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं लोड एंगल उतना ही चाहिए जितना हमें पावर के हिसाब से चाहिए। तो ये हमारे डायरेक्ट अफेक्ट होने वाली चीजें नहीं है, बट एक्टिव पावर डायरेक्ट अफेक्ट होने वाला चीज है, इसलिए हमें ये भी कंस्टेंट ही होते हैं। बट अभी हमें पूरा ईएलडी में, इकोनॉमिक लोड डिस्पेच में पूरा पूरा फोकस हमें एक्टिव पावर पे रखना है। तो आप ये समझिए दो चीजें बस, कंस्टेंट्स। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव और कंस्टेंट मिला लेंगे तो ये है हमारा, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है? हमारा ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। और ये पावर सिस्टम है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन टर्म ध्यान रखिएगा, पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। और उसके अंदर इकोनॉमिक लोड डिस्पेच एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और कंस्टेंट दोनों का ध्यान रखते हुए पूरा का पूरा ये डिसाइड करते हैं कि जनरेटर कितनी सस्ती बिजली दे सकता है। ये जनरेटर हमें एक यूनिट के लिए कितना पैसा लगेगा इस जनरेटर से। अगर मान लीजिए इस तरीके हमारे पास 10 जनरेटर है तो हम इस थ्योरी से, इस पूरी स्टडी से, पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है, स्टडी है, इकोनॉमिक लोड डिस्पेच एक स्टडी है, जिससे ये पता लगाएंगे कि 10 जनरेटर अगर हमारे सामने है तो हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा जनरेटर हमें एक यूनिट के लिए कितना चार्ज ले रहा है। मतलब हमारे पास ऑप्शंस होंगे 10 जनरेटर के, और जो हमें सस्ती बिजली देगा वहां से हम लोग क्या करेंगे? लोड, वहां से हम लोग पावर को लेंगे। समझ में आया? तो पूरा जो कमेटी है वो इकोनॉमिक लोड डिस्पेच एक कमेटी है, उसी के अंदर सारा स्टडी करते हैं हम लोग। समझ में आई? थ्योरेटिकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है कंस्ट्रेंट क्या है, ये टर्म ही क्लियर नहीं होते। पूरा ईएलडी पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं यही नहीं पता होता है, ठीक है। बाकी वो सब मैथमेटिक्स जो इक्वेशंस है, मैथमेटिकल ग्राफ्स है, वो सारे के सारे देखेंगे, बट आपको क्लियर पिक्चर रहे कि है क्या असल में इकोनॉमिक लोड डिस्पेच। डिस्पेच का मतलब है कि भेजना, लोड वो भी कौन सा? इकोनॉमिकल वे में। मतलब हमें पावर इस तरीके से सेंड करना है ताकि वो इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा चीज है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में। और अगर हमारा पैसा किसी गलत डायरेक्शन से चले गया तो गड़बड़ हो सकती है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे पूरा ध्यान रखेंगे कि जो भी जनरेशन है उसका कॉस्ट ऑफ जनरेशन वो मिनिमम से मिनिमम रहे, इस तरीके से हमारा जनरेटर ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज अवर पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए ये मैंने बेसिक्स बता दिया, अब बताता हूं हम लोग इकोनॉमिक लोड डिस्पेच को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं।
चलिए गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को कितने सेगमेंट में पढ़ने वाले। देखिए मैं हर बार बताता हूं, पूरे पावर सिस्टम को आप उठाइए, फॉल्ट को उठाइए, स्टेबिलिटी को उठाइए, तो मैं क्या करता हूं, एक सब्जेक्ट को बांट देता हूं, थोड़े टुकड़े कर देता हूं, ताकि आपका विजुअलाइजेशन और अच्छा रहे और आपको सब्जेक्ट या जो टॉपिक है वो छोटा लगने लगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को भी मैं 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। पहले हिस्से में बताऊंगा बेसिक चीजें, सारी की सारी चीजें बताऊंगा, बेसिक यूनिट्स के बारे में, बेसिक क्वांटिटी के बारे में, हीट रेट क्या होता है, कैलोरीफिक स्पेसिफिक हीट रेट क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो बेसिक क्वांटिटी हमें जरूरत पड़ेगी वो सारा बेसिक नॉलेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक लोड डिस्पैच करेंगे विदाउट ट्रांसमिशन लॉस। मतलब ये मानेंगे हम लोग कि ट्रांसमिशन लॉस होगा या नहीं होगा, समझेंगे, है ना। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विदाउट ट्रांसमिशन लॉस। इकोनॉमिक लोड विदाउट ट्रांसमिशन लॉस, और साथ में जो थर्ड सेगमेंट पढ़ेंगे ईएलडी विथ ट्रांसमिशन लॉस। ठीक है, तो 3 सेगमेंट में हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक चीजें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विदाउट ट्रांसमिशन लॉस, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विथ ट्रांसमिशन लॉस। तो पहला सेगमेंट हमारा बेसिक, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल कोई बेसिक से तो कुछ आने वाला नहीं है न्यूमेरिकल, क्योंकि बेसिक वाली चीजें इनको सीखने के लिए हमें सपोर्टिव रोल प्ले करेगी। तो जो 70% न्यूमेरिकल है वो आपके कहां से आने हैं, यहां से आ जाने हैं। 70% न्यूमेरिकल इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विदाउट ट्रांसमिशन लॉसेस से ही आने हैं, और बचे हुए 30% न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी यहां से बनती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहां जो चीजें सीखेंगे उससे बस एक स्टेप ज्यादा सीखना पड़ेगा ये सीखने के लिए। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए पूरी अलग थ्योरी है, इसके लिए पूरी अलग थ्योरी है, बस यहां पर एक स्टेप प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है तो 70% न्यूमेरिकल विदाउट ट्रांसमिशन लॉस से ही है, और विथ लॉस से 30% न्यूमेरिकल से। ठीक है, बट आपको पढ़ना दोनों ही है, ऐसा नहीं कि 30 करके छोड़ दो, क्योंकि आपके सिलेबस में विथ या विदाउट दोनों स्पेसिफिक मेंशन करके लिखा है। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में तो हम लोग जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। आप समझिएगा ये जनरेटर है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये बस है, बस नंबर 1, बस नंबर 2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। ठीक है, लोड लगा हुआ है, और एक लोड क्या है कि ये जो जनरेटर है इसके जस्ट बगल में एक लोड लग गया है, यहाँ पे ये है एक लोड। ठीक है, एक लोड लग गया है। लेट अस सपोज कि ये जो लोड है, ये लोड जो है वो कितना है हमारा 100 मेगावाट का लोड है। ठीक है, ये लोड कितना है 100 मेगावाट का, और ट्रांसमिशन जो लॉस है वो कितने लॉस, 5 मेगावाट का ट्रांसमिशन लॉस हो जा रहा है। तो आपको जनरेट कितना करना पड़ेगा, जनरेशन करना पड़ेगा इस केस के लिए, इस ब्लू वाले केस के लिए 105 मेगावाट का जनरेशन करना पड़ेगा। 105 मेगावाट जनरेट करेंगे तो 5 ट्रांसमिशन में जाएगा और 100 यहां चले जाएगा। तो ये हमारा क्या है, केस नंबर कौन सा है, केस नंबर थर्ड, जिसमें हमारा ट्रांसमिशन लॉस भी हो रहा है। बट आप देखिए यहां पे कि अगर मुझे यहां 100 मेगावाट की जरूरत है, यहां 100 मेगावाट की जरूरत है, अगर इस वाले केस की बात करें कि अगर मेरा लोड यही कनेक्ट है, 100 मेगावाट की यही जरूरत है, तो मुझे जनरेट कितना करना पड़ेगा। अब उसको मत देखिएगा ना, मान लीजिए यही लोड कनेक्ट, तो क्या ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जनरेटर के जस्ट टर्मिनल पे ही हमारा लोड कनेक्टेड है, तो कोई ट्रांसमिशन लॉस होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पर डायरेक्टली हमें कितना करना पड़ेगा, 100 मेगावाट ही जनरेट करना पड़ेगा, जितना लोड है उतना ही जनरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट का मतलब है कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विदाउट ट्रांसमिशन लॉस। ये क्या है आपका, विदाउट ट्रांसमिशन लॉस। और ये क्या है हमारा, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सिस्टम है जहां पे 105 जनरेट करना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, विथ ट्रांसमिशन लॉस। अब समझिए, यहां पर हम ये बोलेंगे कि जितना हमारा जनरेशन है उतना ही हमारा डिमांड है। ठीक है, यहां के लिए, और यहां के लिए क्या बोलेंगे, जितना हमारा जनरेशन है डिमांड प्लस लॉस, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें ये जो थर्ड वाली जो स्टडी है ये वो वाली स्टडी, और सेकंड वाली स्टडी ये वाली, सीधी जनरेशन इक्वल टू डिमांड। समझ में आ रहा है ना इतना? और जनरेशन के साथ साथ उसकी क्या होनी चाहिए, इनइक्वलिटी भी मैच होना चाहिए ना, इजी। साथ में हमारा क्या हो, लिमिट के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिमिट के बाहर चले जाए, लिमिट के नीचे चले जाए। ठीक है, तो विद इन द लिमिट जनरेशन जो भी हो, विद इन द लिमिट हो। ठीक है, और कितना जनरेट करना पड़ेगा, जितनी उसकी डिमांड रहेगी।
समझ में आया इस लाइन का मतलब कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विदाउट ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विद ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है। इससे क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक्स सीखते हैं कुछ, ठीक है, देन फिर इस पे आएंगे, देन फिर इस पे आएंगे। आपको मैं डिस्क्लेमर लगाऊंगा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, प्लीज घबराइएगा मत, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन में यहां पढ़ाने वाला हूं, क्वेश्चन लगाते टाइम पे वो जो थ्योरेटिकल चीजें होगी वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि जब मैं थ्योरी वाली चीज पढ़ाऊं, कुछ बेसिक्स में कुछ ऐसी चीज पढ़ाऊं जो शुरुआत में समझ में नहीं आएगी, बट एक बार जब न्यूमेरिकल लगाने लग गए तो थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं समझ में आए तो थोड़ी देर के लिए इत्मीनान से सुनते जाइएगा और डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा। तो जैसे आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो आप थ्योरेटिकल पार्ट आसानी से समझ जाएंगे, अच्छा सर ये बोलना चाह रहे थे, ठीक है, समझ में आई। क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो मैथमेटिकल वे में होगी, जिसको हम लोग बहुत यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज जिसकी नीड नहीं है, जिसकी डेरिवेशन ना किताबों में डेरिवेशन अवेलेबल है, उन डेरिवेशन करने की जरूरत है, क्योंकि वो सारा सारा मैथमेटिक्स है। उतना मैथमेटिक्स में जाएंगे तो हम न्यूमेरिकल कब करेंगे, बट बिलीव मी न्यूमेरिकल करने के लिए वो डेरिवेशंस आपके बिल्कुल काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका थ्योरी जो है ना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, इंटरेस्टिंग वे में करने की कोशिश करूंगा, बट हो सकता है आप में से किसी लोग कुछ बच्चों को लगे कि थोड़ा सा बोरिंग है, बट उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जब मैं इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा तब आपको मजा आने लगेगा कि सर बोलना क्या चाह रहे थे, ठीक है, समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं।